नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। व्हाट्सएप का एक फॉरवर्ड मैसेज शायद आपसे भी टकराया हो कि जब गुस्सा हो तो कोई डिसीजन मत लो और जब बहुत खुश हो तो कोई वादा ना करो। फिनटेक कंपनी क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं। कुणाल शाह ने डिसीजन मेकिंग को लेकर एक सलाह भी दी है या यूं कहें अपनी राय रखी है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी राय से और क्या सच में उनकी बात सही है, इन सब बातों पर हम तसल्ली से विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि क्या है इसमें खास। लोग कहते हैं कि फॉलो योर हार्ट, यानी अपने दिल की सुनो। दिल हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएगा। कभी कोई मुश्किल हालात हो तो भी अपने दिल की सुनो। दरअसल डिसीजन मेकिंग बेहद जरूरी स्किल है, क्योंकि इंसान हर दिन सैकड़ों फैसले लेते हैं और माना जाता है कि किसी की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी चॉइसेस का रिजल्ट है। यानी हम किसी भी हालात में किस तरह के डिसीजंस लेते हैं उससे हमारी लाइफ की क्वालिटी डिसाइड होती है। यही वजह है कि हाल के दिनों में डिसीजन मेकिंग स्किल के बारे में बहुत बातें हुई है और इसे पर्सनल लाइफ में ही नहीं बल्कि बिजनेस वर्ल्ड के लिहाज से भी काफी जरूरी माना जा रहा है। अब फिनटेक कंपनी क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह ने डिसीजन मेकिंग के बारे में एक नई बहस छेड़ दी है। शाह का कहना है कि ज्यादातर बुरे डिसीजंस इमोशनल डिसीजंस होते हैं, यानी फैसला लेते वक्त हम दिमाग नहीं बल्कि दिल की ज्यादा सुनते हैं और धोखा खा जाते हैं। साफ शब्दों में कहें तो शाह का कहना है कि अगर आप इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है और आप बाद में पछताते हैं, क्योंकि इमोशनल होने की वजह से आप अपने डिसीजंस के परिणामों को कैलकुलेट करने में धोखा खा जाते हैं। शाह का कहना है कि अगर कोई इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है तो ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है और ऐसा इंसान ज्यादातर सही डिसीजन लेने में कामयाब होता है, क्योंकि वो इमोशंस को अपने इंटेलेक्ट पर हावी नहीं होने देता। ऐसे इंसान बिजनेस के लिए काफी सही होते हैं, क्योंकि अपनी शानदार डिसीजन मेकिंग के कारण वो विरोधियों से हमेशा आगे रहते हैं। बिजनेस के लिहाज से डिसीजन मेकिंग काफी जरूरी होती है, क्योंकि इससे लिए हुए फैसले सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े सभी लोगों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में जरूरी होता है कि डिसीजन मेकिंग की स्किल को और शार्प किया जाए। कुणाल शाह की इस थियोरी ने एक बहस को छेड़ दिया है, लेकिन इस बहस के बीच में ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या डिसीजन मेकिंग की स्किल को सीखा जा सकता है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सच में इमोशनल डिसीजन हमेशा गलत होते हैं? किन कारणों से इमोशनल डिसीजन गलत होते हैं और किसी भी डिसीजन को लेते वक्त क्या सिचुएशन होती है हमारे नर्वस सिस्टम की? तो डिजिटल यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो क्या डिसीजन मेकिंग स्किल को सीखा जा सकता है? डिसीजन मेकिंग से जुड़े इन सभी पहलुओं के बारे में आइए विस्तार से बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। डॉक्टर मीमांसा सिंह तनवर हमारे साथ जुड़ रही हैं, साइकोलॉजिस्ट, फोर्टिस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। संदीप बोगरा लाइफ कोच हमारे साथ हैं। मनदीप अरोरा एमडी को फाउंडर उबॉन हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। डॉक्टर मीमांसा, समझना चाहिए मुझे सबसे पहले तो कि जिस इमोशनल डिसीजन की स्टेट की हम बात कर रहे हैं, दरअसल किस तरह की स्टेट है? क्योंकि एज ह्यूमन बींग्स तो हम यही जानते हैं कि हम इमोशनल बींग्स हैं, तो बीइंग इमोशनल क्या हमारी एक कांस्टेंट स्टेट नहीं है यहाँ पर? ये चीज तो ये मैं बताना चाहूंगी कि हमारे इमोशंस भी हमारे ब्रेन का पार्ट है। सो अगर हम किसी भी सिचुएशन में कोई फीलिंग या इमोशन को महसूस करते हैं, ये भी एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। माने कि अगर हमें डर लग रहा है या हमें खुशी हो रही है या हमें सैडनेस हो रही है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ये एक सिचुएशनल रिस्पॉन्स है एंड हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग है, हमारा लिम्बिक सिस्टम है, हमारे हॉर्मोन्स हैं जो हमें रिस्पॉन्ड करा रहे हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। सो ऐसा नहीं पॉसिबल कि किसी सिचुएशन में हमें इमोशन ना फील हो।
जरूरी ये है समझना कि जब इमोशन की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है या लो होती है, वहां पर अगर हम कुछ डिसीजंस लें या कुछ एक्शंस लें या चॉइसेस लें, वो एक ऐसा टाइम होता है जहां पर जिसे हम कहते हैं अनहेल्दी इमोशनल डिसीजन मेकिंग। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा सैडनेस में या हम गुस्से में या बहुत ज्यादा खुशी में किसी चीज को डिसीजन को लेते हैं, तो एक रैशनल माइंड जिसका होना चाहिए, जहां पर हम चीजों को परख के इमोशंस को एक बैलेंस तरीके से रख के जो हमें डिसीजन लेना चाहिए वो हम नहीं ले पाते। तो अगर हम उस चीज को समझे तो जरूरी ये है समझना दैट इन हाई इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस, यस वी कैन मेक सर्टेन एरर्स इन डिसीजन मेकिंग। चलिए इसको थोड़ा सा और बारीकी से हम समझेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये हर शख्स के लिए अलग अलग भी होगी और चर्चा में आगे चलकर इसके तमाम पहलू भी आ जाएंगे। संदीप, मुझे आप ये समझाएं, आप बहुत सारे आपके बहुत सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी होंगे, तो बहुत ज़रूरी होता है जब आप डिसीजन मेकिंग के इतने इम्पोर्टेंट ओहदे पर होते हैं, ऐसे रोल में होते हैं जहाँ पर किसी भी तरह का इमोशन जो है वो प्रभाव नहीं डाल सकता आपके फैसलों पर। कैसे आप सिखाते हैं कॉर्पोरेट्स को कि अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को सबसे पहले अलग रखें और साथ ही अपने इमोशंस को फिल्टर आउट करें? क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं एज एन एंकर, बहुत ज़िंदगी तो हर किसी की आम ही होती है, हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन कई बार क्योंकि आप इस तरह के प्रोफेशन में होते हैं कि आपको अपबीट रहना होता है, आपको सही फैसले लेने होते हैं, आपको कहीं ना कहीं डिस्गाइज करना होता है अपने इमोशंस को, तो ये चैलेंजिंग हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू थिंक स्ट्रेट एट दैट वेरी मोमेंट, क्योंकि वो उस समय की मांग होती है। कैसे आप सिखाते हैं अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को ये सब? कविता जी, सबसे पहले दोबारा आपके चैनल पर आमंत्रण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मीमांसा जी ने कहा है बहुत सही है, मैं उस बात से सहमत हूँ कि हमारा ब्रेन के दो पार्ट्स जो रहते हैं, इमोशनल वर्सेस लॉजिकल, वो दोनों कहीं ना कहीं हर वक्त हर पहलू में एक फैक्टर प्ले करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम इमोशनलेस होकर डेटा ड्रिवन या सिर्फ लॉजिक के बिहाफ पर ही डिसीजंस ले। तो बहुत जरूरी हो जाता है कॉर्पोरेट्स के लिए, सीईओ, सीएफओ, जिनके साथ मैं इंडिया में, दुबई में, वर्ल्ड वाइड काफी काम कर चुका हूँ, और मैंने ये अक्सर देखा है कि इवन उस लेवल पर, उस ओहदे पर ये शख्सियत भी कहीं ना कहीं इमोशंस को हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड जरूर रखती हैं, उसका एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर आता है। जरूरी ये है कि इस इम्पैक्ट को आपके लॉजिक, आपके डेटा और रियलिटी पर हावी ना होने दें। तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि जब आप फायर फाइटिंग सिचुएशन में है, कहते हैं कि आग लगी है और कुआं खोदना बाकी है, तो उस समय ये समझना जरूरी हो जाता है कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं, क्या उस डिसीजन को तुरंत लेना आवश्यक है? यदि हाँ, तो क्या इसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है? यदि नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो क्या हम उसको आगे जाकर संभालने में सक्षम हैं? ये तीन बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं जो हम कॉर्पोरेट्स में सिखाते हैं कि किसी भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में इन बातों का अक्सर आप ध्यान रखें, क्योंकि आप इमोशंस को टोटल रूल आउट करके कार्य नहीं कर सकते। ये मेरा मानना भी है और ये मैंने अक्सर देखा भी है। इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा मैं यहाँ, कविता जी, कि कहीं ना कहीं अगर हम ज्यादा आशावादी हैं, हम उस अपबीट सिचुएशन में हैं, जैसे आपने कहा हमें खुद को डिस्गाइज करना पड़ता है, यदि हम उस सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग लेते हैं तो अक्सर हम रियलिटी को, स्वाभाविकता को कहीं ना कहीं इग्नोर, नजरअंदाज कर देते हैं। और उसकी जगह अगर हम बहुत निराशावादी हो रखे हैं, हमारा मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, वी आर फीलिंग लो, तो उस केस में हम कहीं ना कहीं आने वाली ऑप्शंस को, पॉसिबिलिटीज को, अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर भी कर देते हैं। तो जरूरी है कि कहीं ना कहीं हम दोनों सिचुएशंस में एक समतल बनाए रखें, बैलेंस बनाकर आगे बढ़े। किस तरह के फैसलों के लिए ज़रूरी है मीमांसा? ये हम कैसे जज करें, ये हम कैसे आंकें कि किस तरह के फैसले के लिए कितना इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है और कितना इमोशनल इन्वॉल्वमेंट गैर ज़रूरी है? क्योंकि कुछ फैसले होते हैं जो आसान हो जाते हैं, कुछ फैसले होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं। अब अक्सर हम कहते हैं एक दिमाग होता है और एक दिल होता है और एक दिल के अंदर भी एक दिमाग होता है, तो इसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए और कैसे समझा जाए कि किस स्थिति के लिए कितनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप नॉन इमोशनल होके फैसले ले लें, बहुत ज़रूरी है कि इसको फिल्टर आउट करें। यहाँ पर समझाया संदीप ने भी कि कितना आपको
रियलिस्टिकली जितना हो सके देखना चाहिए चीज़ों को, लेकिन हर वक्त क्या ये मुमकिन हो सकता है? प्रैक्टिस की बात है। मुझे लगता है कि हम इमोशंस पे कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, ये चीज़ हम नहीं सीखते या सिखाते, और ज़रूरी नहीं कि हम सबके अंदर ये चीज़ हो। कुछ लोगों के अंदर हमेशा से जो एक टेंडेंसी रहती है इम्पल्सिव तरीके से एक्ट करने की, या आसानी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने की, और ये उनके कंट्रोल में नहीं रहता। मुझे ये नहीं लगता कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में हमें कितना महसूस करना चाहिए। मुझे लगता है कि कभी-कभार हमें नहीं पता चलता कि हम किस सिचुएशन में कितना महसूस कर रहे हैं, और ये सिचुएशन टू सिचुएशन भी डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है उस हिसाब से, अगर हम उसको समझें तो। ज़रूरी है हम कि ये देखें कौन सी सिचुएशंस में जब हमारा इमोशन जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ सकता है। तो अगर हम अपने आसपास के वातावरण में देखें, हम एग्रेशन को बहुत ज्यादा देखते हैं। अगर हम देखें एंगर एज एन इमोशन इज अ नॉर्मल इमोशन। यू कैन नॉट हैव अ सिचुएशन जहां पर आपको गुस्सा ना आए, लेकिन क्या हम गुस्से पर उस टाइम पे नियंत्रण पाके एक स्टेप बैक लेके ये असेस कर पा रहे हैं कि अभी मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, या हम रिएक्ट करते जा रहे हैं क्योंकि हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें एक रिलीज चाहिए और हम रिएक्ट कर रहे हैं बिना सोचे समझे। और गुस्सा एक ऐसा एग्रेशन एक ऐसा बिहेवियर है जो एक लर्न्ड रिस्पॉन्स है। तो हम देखते हैं कि आजकल के टाइम में ज्यादा से ज्यादा हम अपने आसपास की सिचुएशंस में, चाहे आप रोड रेज हो, चाहे आप वायलेंस ऑन मीडिया हो, या इवन ऑन ग्रुप्स, हम ग्रुप्स में देखते हैं कि कैसे लोग जो है एकदम से इमोशनल रिएक्शंस देते हैं चीजों का। पॉजिटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करना फिर भी किसी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि पॉजिटिविटी लाता है। आप खुश हो रहे हैं, खुशी दूसरों को दे रहे हैं, दैट इज नॉट सो मच ऑफ अ कंसर्न। लेकिन जहां हम देखते हैं इरिटेबिलिटी, इम्पल्सिविटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये जब एक तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हम रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा इन इमोशन से ऑपरेट कर रहे हैं, जहां हम सिचुएशंस में बार बार बिना सोचे समझे सिर्फ रिएक्शन दे रहे हैं क्योंकि हम ऐसा बार बार महसूस कर रहे हैं, वहां पर उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके डिसीजन पे होगा, आपके रिलेशनशिप्स पे होगा, आपके वर्क लाइफ में होगा, आपके पर्सनल लाइफ में होगा। क्योंकि ये नेगेटिव इमोशंस, जो अनहेल्दी इमोशंस या हम नेगेटिव इमोशंस बोले, ये कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट, एक रिपल इफेक्ट जो है वो नेगेटिव ही आता है। तो इमोशनल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, और ये एक इमोशनल क्वेश्चन का पार्ट है। मुझे लगता है कि अगर हम, चाहे पर्सनल एरिया हो चाहे सोशल एरिया हो, एक इमोशनल अवेयरनेस होना सिचुएशंस का, हमें किस तरीके से एक सिचुएशन में महसूस हो रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। माने कि ये भी कि हमारे ट्रिगर्स क्या हैं, क्या चीजें हैं जो हमें बार बार गुस्सा दिलाती हैं, इरिटेबिलिटी दे रही हैं, क्या हम अपने स्ट्रेस को हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, हमें ओवरवेलम कर रहा है, तो वहां पर हम इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी चीजें महसूस करेंगे। रिलेशनशिप्स को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, इन सिचुएशंस में भी हम इमोशंस को फील करेंगे। और वहां पर हम अपने इमोशंस को देखते हुए ये समझना जरूरी है कि कैसे हम इमोशंस को समझें, उन पे एक नियंत्रण लेकर आए, और एक सही गलत बैलेंस्ड रैशनल अप्रोच को इमोशन के साथ ले समझते हुए उस चीज को रिस्पॉन्ड करे, रिएक्ट ना करे। दोनों में बहुत अंतर है। रिएक्शन होता है कि हमें एक चीज महसूस हुई और हमने एकदम से उसका रिलीज कर दिया। रिस्पॉन्ड ये होता है कि हम वहां पर एक स्टेप बैक ले रहे हैं, इमोशंस को समझ रहे हैं, चीजों को पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, और फिर हम एक नतीजे पे आ रहे हैं और उसको उस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। और इसको हमें बच्चों को सिखाना चाहिए स्कूल में, हमें बड़ों को भी सीखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पे काफी नियंत्रण खो देते हैं। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें सिखाई नहीं जाती है। कहीं ना कहीं अधिकतर समय हमारी अपब्रिंगिंग भी ऐसी होती है जहाँ पर हमारे इमोशंस को पूरी तरह से महसूस करने की इजाज़त बचपन में नहीं दी जाती है। इमोशनल अवेयरनेस और इमोशन मैनेजमेंट, ये दो शब्द आपकी पूरी अभी जवाब में मैंने सुने और समझे। संदीप, मैं चाहूँगी कि इस पर हम विस्तार से बात करें, क्योंकि इमोशंस का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले तो
पहचानना कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप कितनी गहराई में जाकर अपनी भावनाओं को समझते हैं, उनसे जूझते हैं। अधिकतर लोग, और यहाँ पे एडल्ट्स की मैं ज़्यादा बात करूंगी, वो उन्हें ये चीज़ें काफ़ी डेप्थ वाली लगती हैं, तो बहुत परेशान करती हैं, तो लोग उस तरफ जाते ही नहीं अपने खुद के अंदर। पिताजी, बहुत सही बात है, और पिछली बार भी मैंने इसका जिक्र किया था। मैं इसको एक नए तरीके से यहाँ पेश करना चाहूंगा। मेरे मेंटर टोनी रॉबिन्स वो कहते हैं कि यदि आप हमेशा वही करते आए हैं जो आपने पहले किया, तो आपको हमेशा वही रिजल्ट मिलता रहेगा जो आपको पहले मिला। सो इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डिड, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। तो इस चीज को, इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस इस बात की कि हम जो अक्सर महसूस कर रहे हैं और उसको हम रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उसके पीछे के ट्रिगर्स क्या हैं, उसके पीछे का पैटर्न क्या है। क्योंकि ये जरूरी हो जाता है हमें समझना कि चाहे बिजनेस हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, अल्टीमेटली हम ह्यूमन बींग्स के साथ डील कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। यदि हम बात करते हैं एडल्ट्स की, और हमने आज जिक्र किया क्रेड के कुणाल शाह जी की उस रिपोर्ट के बेसिस पर, तो दोबारा मैं इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो अमेजिंग हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड की फर्स्ट $1 ट्रिलियन कंपनीज लाइक एप्पल, तो वहां अक्सर क्या देखा जाता है कि नो डाउट डेटा ड्रिवन, लॉजिक ड्रिवन डिसीजंस लिए जाते हैं, फिर भी ये चीज हमेशा ध्यान में रखी जाती है कि अल्टीमेटली उनके एम्प्लॉइज और अल्टीमेट क्लाइंट्स जो कस्टमर है, उनकी वैल्यूज, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। क्योंकि चाहे कोई रिलेशन हो, चाहे कोई बिजनेस हो, लोग प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदते हैं। और मैं दोबारा बोलूंगा, लोग कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदते हैं, वो इमोशंस बाय करते हैं, वो फीलिंग्स के साथ अटैच होते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम खुद को रिलेशन में, बिजनेस में, मार्केट प्लेस में, सोसाइटी में किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी हो जाता है समझना, स्पेशली फॉर एडल्ट्स। क्योंकि दुनिया में हर तरह की रिसर्च हुई है, हर तरह का करिकुलम रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स पर इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशनल रियलाइजेशन और उसको कैसे प्रेजेंट करना है, इन चीजों पर ना ही जिक्र किया जाता है और ना ही उस चीज को हमें सिखाया जाता है। तो जो डॉक्टर मीमांसा ने बोला है, वो बात बहुत अहमियत देती है हमारी लाइफ में, कि हम ये ध्यान रखें कि जब एक डिसीजन लेना है, तो क्या हम इम्पल्सिव बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं या हम उसको एक कैलकुलेटेड मूव लेकर चल रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें आ जाती है, 3 शब्दों का सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के लिए, और वो है स्लीप ओवर इट। यानी जब आप उस सिचुएशन में हैं कि आपके इमोशंस और लॉजिक दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट प्ले कर रहे हैं और आप उस सिचुएशन में नहीं है कि डिसीजन ले सके, तो उस चीज को कुछ समय के लिए भूल जाइए, छोड़ दीजिए, सो जाइए। आप सोकर उठेंगे तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको कहीं ना कहीं इंस्टिंक्टिवली, ऑटोमेटिकली आंसर दे देगा, और कहीं ना कहीं वो आंसर ऑलमोस्ट सही होता है। कविता जी। तो मीमांसा, अब यहाँ पर हम अगर थोड़े से कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट पे फोकस करना चाहते हैं, जहाँ पर आप ऐसे ओहदे पर हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी फैसले लेने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो टीम है उनके इमोशंस का भी तो आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कॉग्निटिव एम्पैथी ये एक चीज़ है जो हम आमतौर पर जब पढ़ाई लिखाई करते हैं तो ये सब चीज़ें सामने आती रहती है। बहुत ज़रूरी है कि एक तरह का रैपो आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और अपने जूनियर्स के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने कोलीग के साथ इस्टेब्लिश करें, ताकि आप उनके साथ इमोशनल पूरी तरह से भी ना हो पाए, तब भी उनकी दिक्कत, उनकी परेशानी समझे और उनके हित में और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हित में जो फैसले हों वो ले पाए। इस सिचुएशन पे आने के लिए आपको किस तरह की स्किल्स की जरूरत होगी, अपने इमोशंस को किस तरह से कैटर करना होगा, दूसरों के इमोशंस को कैसे समझना होगा, फैसले लेने के मद्देनजर से अगर पूछना चाहूँ तो? देखिए, कॉग्निटिव एम्पैथी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम एम्पैथी की भी बात करें, इसका मतलब ये है कि हम किसी सिचुएशन को एक रिजिड तरीके से ना देखें, इमोशन लेस तरीके से ना देखें, और हम उस चीज को इस तरीके से समझें कि हर इंसान की अलग अलग स्थिति है, परिस्थिति है, और उस चीज को साथ में रखते हुए हमें एक डिसीजन और या प्रॉब्लम सॉल्विंग लेने की जरूरत है। तो एज अ लीडर बहुत जरूरी है कि हम एम्पैथी अपनी अप्रोच में लेकर आए, क्योंकि वो एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्टेडनेस बिल्ड करता है, जो एक हेल्दी वेलबींग और मेंटल हेल्थ का एनवायरनमेंट जो है, कल्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड करता है। और वो आएगा जब हम ज्यादा से ज्यादा अपना कम्युनिकेशन, कनेक्टेडनेस जो है अपने एम्प्लॉयज के साथ बना के रखें, उनके
स्थिति के परिस्थितियों के बारे में जानने की कोशिश करें, अपना कम्युनिकेशन स्टाइल थोड़ा सा बदलें, जहां हम ये कम्युनिकेट करें कि हम समझते हैं कि क्या उनकी सिचुएशन में हो रहा है। हम कभी अपनी लाइफ स्टोरीज भी उनके साथ शेयर करें और इन चीजों को साथ में रखते हुए जो डिसीजन लेना है, जो अप्रोच लेनी है, जो काम करना है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, उसको हम फॉलो करते रहें। लेकिन डिफरेंस ये होता है, अगर हम इन चीजों के बारे में बात ना करते हुए सिर्फ एक इंस्ट्रक्शनल मेथड से, एक हायरार्किकल तरीके से हम इंस्ट्रक्शंस को दें या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और या हम एक एम्पैथेटिक अप्रोच लेते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर आए, तो दोनों चीजों में बहुत ज्यादा अंतर है। वहां पर एक हम अंडरस्टैंडिंग और कनेक्टेडनेस बिल्ड कर रहे हैं, और यहाँ पर हम सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप जो है मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे एम्प्लॉयज का हमारे साथ होना, वो बिल्ड नहीं होता अगर हमारा रिलेशनशिप उनके साथ सिर्फ ट्रांजैक्शनल रह जाता है। तो अपने हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए एम्पैथी लाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। संदीप, यहाँ पर आप अपने कोई रियल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, जहाँ पे आपने कॉर्पोरेट्स को किसी मुश्किल सिचुएशन से उबारा हो, या कोई सीख यहाँ पर मिल सके दर्शकों को? जी, इनफैक्ट कोविड के दौरान मैं कहूँगा दुनिया ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से, इस पहलू को समझा है, एम्पैथी और कोग्निटिव बिहेवियर का रियल लाइफ में क्या एक्सपीरियंस होता है और क्या वैल्यू होती है। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा वर्ल्ड की बेस्ट होटल ब्रांड ताज होटल्स का, जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को अपना एम्प्लॉयज ना मानते हुए एक सक्सेस पार्टनर के रूप में देखा, और स्पेशली कोविड के दौरान उस स्थिति को, उस पहलू को समझा कि उनकी फैमिलीज किस तरह से उस मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, तो कम से कम ले ऑफ हो सकें, सैलरीज टाइम पर मिल सकें, उनको जितना हो सके सपोर्ट कर सकें। और यही एक चीज़ है जो मैं अक्सर कॉर्पोरेट्स में सिखाता हूँ कि अगर आपको एक हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है, तो आप अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज या एक सर्वेंट ना समझते हुए उनको अपना सक्सेस पार्टनर समझें, क्योंकि वो हैं तो आप हैं। अक्सर समझा जाता है कि कंपनी से एम्प्लॉयज है, लेकिन सच ये है कि एम्प्लॉयज हैं तो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बिजनेसेस हैं। तो ये बहुत जरूरी है एक लीडर के लिए समझना कि वो अपने दिल पे हाथ रखते हुए अपने एम्प्लॉयज को, कस्टमर्स को और अपने सभी जो भी कनेक्टेड हैं उनको एक ये मैसेज, ये पैगाम जरूर दें कि कुछ भी हो जाए मैं हूं ना। तो ये भावना अगर आपके अंदर एक एज अ लीडर रहेगी, तो आई एम श्योर आप एक इफेक्टिव, एक सक्सेसफुल, एक लॉन्ग लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर पाएंगे, और उसी तरह से अपने रिलेशनशिप्स को भी बेहतर कर पाएंगे, यदि आप दिल से ये कह सकें मैं हूं ना। कविता जी, बहुत बढ़िया। और इस बीच हमारे साथ बॉन्ड के एमडी और को फाउंडर मनदीप अरोड़ा भी जुड़ गए हैं। मनदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने समय निकाला इस खास चर्चा के लिए, जहां पर हम फैसले लेने की क्षमता कितनी इमोशनल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप एक ऐसे पायदान पर हैं अपने जीवन में जहां पर आपके साथ सैकड़ों कर्मचारी हैं जो आपके अंडर काम करते हैं। उन सब की जिंदगियां आपके कई फैसलों से जुड़ी हैं। मनदीप, मुझे बताएं, जब अपने काम को लेकर कठिन फैसले लेने हो तो आप अपने आप को कैसे बैलेंस आउट कर लेते हैं? हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग ऑन दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म। एम्पैथी नाम का एक वर्ड जो हमारे प्रीवियस स्पीकर हैं इन्होंने यूज किया, एंड आई कैन नॉट एग्री मोर ऑन दैट। बिजनेस लीडर्स के अंदर जो एम्पैथी है वो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड आई कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम अदर बिजनेस लीडर्स। एक अमेरिका के बहुत ही फेमस बिजनेस लीडर है ओवन डी यंग। उनका कहना था कि जो लीडर दूसरों की जगह अपने आप को रख लेते हैं, जो उनके वर्किंग्स को अपने दिमाग में रखते हैं, जो उनकी फीलिंग्स को अपने दिल में रखते हैं, उनको अपने फ्यूचर के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। तो जो असली बिजनेस लीडर होता है वो अपने जो वर्कर, तो खैर एक बोलने वाली टर्म है, आई डोंट एग्री इन दिस वेरी टर्म वर्कर्स। ये सब फैमिली मेंबर्स ही होते हैं हमारे, हु हैव अ कॉमन मिशन, कॉमन विजन, कॉमन गोल विद अस। और अगर हम इनकी जगह अगर हम खुद को रखकर कभी इनसे कोई ब्लंडर भी हो जाए, उसको हम लोग अगर देखेंगे कि ये ब्लंडर क्यों हुआ है, एंड इफ वी कैन चेक आउट द इंटेंशंस, अगर इंटेंशन सही है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो हमें सही काम करने के लिए प्रेरित करेगा। हमें अपनी गोल स्टेटमेंट के साथ जब हम अलाइन होकर देखते हैं तो हमें उस टाइम अंदाजा लग जाएगा कि अगले की इंटेंशन सही थी, वो एक एक्ट था जो गलत हो गया। वी नीड नॉट लूज आवर कंट्रोल।
तो ऐसे में मनदीप मुझे ये बताएं कि जो यहाँ पर क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह ने कहा है कि इमोशनल होकर अगर आप फैसले लेते हैं तो आगे चलकर आपको लॉसेस हो सकते हैं बिजनेस में, आपके पूरे बिजनेस के स्ट्रक्चर के लिए शायद ये रणनीति सही नहीं हो। आप इससे कितने सहमत हैं, कितना सही या कितना गलत इसको मानते हैं? सो आई विल से कि हमें 95% हमें रीजनेबल होना पड़ेगा, हमें रीजनिंग का सहारा लेना पड़ेगा, डाटा माइनिंग करनी पड़ेगी। 5% इमोशनल होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ह्यूमंस ही हैं, और जो हमारा 95% जो हमारा रीजनिंग माइंड है, जो हमारा, वो हमें, जब हम अभी हमारी कंपनी में कुछ भी गलत हो जाता है, व्हाट वी डू इज हम लोग सारा डाटा निकलवाते हैं कि भाई इस एम्प्लॉय ने पिछले 5 साल में क्या क्या गलत किया है, क्या क्या सही किया है। बेस्ड ऑन द पास्ट एकदम रिजल्ट सामने आ जाता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि भाई ये एक एक्ट हुआ, गलत हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन 99% ऑफ द टाइम्स इस एम्प्लॉय ने अपनी तरफ से काम सही किया है। सो आई कैनॉट एग्री मोर विद मिस्टर कुणाल कि हमें इमोशनल होके अगर हम लोग डिसीजन लेंगे, अगर एज्यूम करके हम लोग डिसीजन लेंगे, 100% वी आर नॉट गोइंग नॉर्थ, वी आर डेफिनेटली गोइंग साउथ। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ चर्चा को यहीं खत्म करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़रूरी, जैसा कि तमाम पैनलिस्टों ने हमें कहा है कि एम्पैथी, कॉग्निटिव एम्पैथी, इन तमाम बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, खासतौर से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। और जहाँ तक पर्सनल लाइफ की बात है, अपने इमोशंस के करीब रहें, लेकिन उनका इस्तेमाल कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, इसको लेकर थोड़ी सी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, आज कंज्यूमर इज किंग में इतना ही। नमस्कार।